नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल बनर्स एजुकेशन पॉइंट पर। जैसा कि आप सभी को बता थे कि एमपीपीएससी की आपत्तियों दर्ज होने के बाद फाइनल आंसर की जो आ चुकी है, उसके बाद 25 जुलाई के बाद इसका परिणाम भी आ जाएगा और मुख्य परीक्षा की तैयारी में आप निरंतर लगे रहें। उसी को ध्यान में रखकर आज की इस वीडियो में हम आपके लिए 5 मार्कर क्वेश्चंस लेके आए हैं जो कि सभी विषयों के लिए उपयोगी हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वीडियो, जिसमें हम आपको क्वेश्चन एवं आंसर दोनों फॉर्मेट बताएंगे और जिसके द्वारा तैयारी करने से आप 100% सफलता को प्राप्त करेंगे। उष्णकटिबंधीय चक्रवात पर टिप्पणी लिखें। दोनों गोलार्धों में दशांश से 30 अक्षांशों के बीच जो उत्पत्ति होती है वह उष्णकटिबंधीय चक्रवात कहलाता है। उत्तरी गोलार्ध में वामावर्त एवं दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणावर्त होता है। ये तापजनित होते हैं जिनका विकास उन महासागरीय सतह पर होता है जिसका तापमान कम से कम 27 डिग्री सेल्सियस हो। ये चक्रवात संघनन से निष्कासित गुप्त ऊष्मा से अपनी ऊर्जा प्राप्त करते हैं। जो ये चक्रवात उष्णकटिबंधीय चक्रवात है, ये चक्रवात संघनन से निष्कासित गुप्त ऊष्मा से अपनी ऊर्जा को प्राप्त करते हैं। इनका जो आकार है वह दीर्घवृत्ताकार एवं दाब प्रवणता बल काफ़ी तीव्र होता है। नामकरण की विशिष्ट पद्धति एवं निश्चित प्रणाली है, जैसे हरिकेन, टाइफून एवं चक्रवात जो है इनकी विशिष्ट पद्धति से इनको नाम दिए गए हैं जो कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद हम आपको बता दें, भारत में पाई जाने वाली लेटराइट मृदा का विवरण दें। तो आपको किस प्रकार से एक्यूरेट आंसर लिखना है 3 मार्कर, 5 मार्कर, 11 मार्कर के हिसाब से वह आज आप हमारी इस वीडियो में देखेंगे। लेटेराइट लैटिन शब्द लेटर से बना है जिसका अर्थ है ईंट। जो लेटेराइट जो शब्द है वह लैटिन शब्द लेटर से बना है जिसका अर्थ होता है ईंट। यह मृदा भारी वर्षा एवं उच्च तापमान वाले क्षेत्रों में विकसित होती है। यह मिट्टी मुख्यतः कर्नाटक एवं केरल के पश्चिमी घाट क्षेत्र, ओडिशा एवं आंध्र प्रदेश के पूर्वी घाट क्षेत्र एवं शिलांग के पठार, राजमहल की पहाड़ी, छोटा नागपुर के प्रदेश में पाई जाती है। यह निक्षालित मृदा है। निक्षालन अधिक होने के कारण चूना एवं सिलिका निक्षालित हो जाते हैं। लोहे के आंसाइड एवं ऑक्सलाइड एवं एल्यूमिनियम शेष रहते हैं। इस मिट्टी में मुख्यतः काजू, मोटे अनाज एवं मसालों की खेती की जाती है। तो सर्वप्रथम आपको उसके नाम का अर्थ बताना है, वह किन क्षेत्रों में पाई जाती है, इसके बाद इस मिट्टी की विशेषता क्या है और अंत में इसमें किन खेती के लिए सबसे उपयुक्त होती है, यह भी आपको इस वीडियो में बताना पड़ेगा, प्रश्न के उत्तर में बताना पड़ेगा। मध्य प्रदेश में कृषि आधारित उद्योगों के बारे में बताइए। जो कृषि आधारित उद्योग हैं इनको आप कैसे व्यवस्थित लिखेंगे। तो सबसे पहले तो आता है उत्तर सूती वस्त्र उद्योग। सूती वस्त्र उत्पादन में मध्य प्रदेश तीसरे स्थान पर है। मध्य प्रदेश को गौरव प्राप्त है। प्रमुख केंद्र सूती वस्त्र उत्पादन की इंदौर, उज्जैन, धार। प्रदेश के वर्धा पूर्णा घाटी में कपास उत्पादन होता है। तो सूती वस्त्र से संबंधित प्रमुख 3 बातें। सर्वप्रथम तो सूती वस्त्र के उत्पादन में मध्य प्रदेश तीसरे स्थान पर है। दूसरा, प्रमुख केंद्र है सूती वस्त्र उत्पादन के इंदौर, उज्जैन, धार, प्रदेश के वर्धा पूर्णा। और तीसरा है घाटी में कपास उत्पादन होता है। इसके बाद हम आपको बता दें, दूसरा है चीनी उद्योग। गन्ना प्रमुख नकदी फसल है। भोपाल शुगर मिल, सीहोर, जावरा शुगर मिल, रतलाम और महतपुर शुगर मिल, उज्जैन, जो कि चीनी उद्योग के लिए प्रमुख रूप से कार्यरत है। कृत्रिम रेशे के उत्पादन का जो उद्योग है वह उज्जैन नागदा में इसका कारखाना है जिसमें कृत्रिम रेशे के कपड़े का निर्माण किया जाता है। सोयाबीन तेल उद्योग जो है वह हमारे मध्य प्रदेश के उज्जैन, इंदौर और देवास में पाया जाता है। रेशम उद्योग, रेशम संचालनालय 1984, जो कि शहतूत पेड़ में रेशम पालन किया जाता है। और 5वां, फल एवं सब्जी प्रसंस्करण हेतु भोपाल एवं अवंती मेगा फूड पार्क आदि कार्यरत हैं। इस प्रकार से मध्य प्रदेश में कृषि आधारित उद्योगों के बारे में यदि पूछा जाता है तो आपको सूती वस्त्र उद्योग, चीनी उद्योग, कृत्रिम रेशे के कपड़ों का उद्योग, सोयाबीन तेल उद्योग, रेशम उद्योग के बारे में आप लिख सकते हैं। अब हम बात करते हैं मालवा के पठार का वर्णन करें। तो आपको कम शब्दों में मालवा के पठार का किस प्रकार से आप वर्णन कर सकते हैं। सबसे पहले तो क्षेत्रफल जो है 88,222 वर्ग किलोमीटर है। मालवा के पठार का जो टोटल क्षेत्रफल है वह मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का 88,222 वर्ग किलोमीटर है। इसके अंतर्गत कौन कौन से जिले प्रमुख रूप से आते हैं। तो दोनों ही मध्य प्रदेश की एक औद्योगिक राजधानी भी कह सकते हैं। और जो राजधानी है, प्रमुख जिले इंदौर,
उज्जैन, देवास, शाजापुर, धार, सीहोर, भोपाल आदि मालवा के पठार के अंतर्गत आते हैं। चट्टानें इसके अंतर्गत क्रेटेशियस एवं इयोशियन युग की लावा परत दर परत पाई जाती हैं। चट्टानें जो मालवा के पठार में पाई जाती हैं। नदियाँ जो हैं वह चंबल, क्षिप्रा, काली सिंध, बेतवा एवं पार्वती नदियाँ प्रमुख रूप से मालवा के पठार के अंतर्गत दृष्टिगोचर होती हैं। और प्रमुख चोटियाँ जो मालवा के पठार की हैं, सिगार 881 किलोमीटर जिसकी जो ऊंचाई है, और जाना पाँव जो है 854 मीटर। इसके बाद मृदा कौन सी पाई जाती है, तो मालवा के पठार में मुख्य रूप से काली मिट्टी पाई जाती है। और इसकी प्रमुख फसलें हैं सोयाबीन, कपास एवं गेहूं। इंदौर, उज्जैन, देवास, शाजापुर, धार, सीहोर, भोपाल आदि में पाया जाता है। अब बात यदि देखो, इसको आपको व्यवस्थित लिखना। सबसे पहले हमने क्षेत्रफल बता दिया, उसके बाद कौन कौन से जिले मालवा के पठार के अंतर्गत आते हैं, फिर चट्टानें कौन सी पाई जाती हैं, फिर नदियाँ चंबल, क्षिप्रा, काली सिंध, बेतवा, पार्वती नदियाँ। प्रमुख चोटियों में सिगार 881 मीटर, जाना पाँव में 854 मीटर। फिर मृदा काली मिट्टी, फसलें सोयाबीन, कपास, गेहूं आदि पाए जाते हैं। वनस्पति है साल, सागौन, तेंदुपत्ता। और जलवायु में समशीतोष्ण उष्णकटिबंधीय कर्क रेखा से प्रभावित जो जलवायु यहाँ पर पाई जाती है। उद्योग है पीथमपुर, मेघनगर, मंडीदीप, इंदौर और मालवा के पठार का वर्णन प्रमुख रूप से देखने को मिलता है। जल जीवन मिशन एवं इसके उद्देश्य के बारे में लिखें। प्रश्न काफ़ी सरल हैं, लेकिन इनके उत्तर को हम कैसे एक्यूरेट लिख सकते हैं, व्यवस्थित लिख सकते हैं, ये आपके अंतर्गत ही है। शब्द वही हैं, इनको हम कितनी व्यवस्थित रूप से लिख सकते हैं वह आपको इस वीडियो में देखना है। आप हमें फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम आदि के माध्यम से भी ज्वाइन कर सकती हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर इंस्टा मौजूद लिंक के माध्यम से आप हमारे मुख्य परीक्षा एवं प्रारंभिक परीक्षा के हस्तलिखित नोट्स परचेस कर सकती हैं, जो कि टॉपर्स के निर्देशन में तैयार किए गए हैं। एक्यूरेट है। यदि आप हमारी व्हाट्सएप के माध्यम से PDF परचेस करते हैं हमारी 7067923410 नंबर पर कॉन्टैक्ट करके, तो आपको कुछ अतिरिक्त PDF भी सेंड कर सकते हैं। तो आप आज ही हमारे नोट्स परचेस करें। जल जीवन मिशन एवं उसको उद्देश्य लिखें। जल शक्ति मंत्रालय के पेयजल एवं स्वच्छता विभाग द्वारा क्रियान्वित महत्वाकांक्षी योजना केंद्रीय बजट 2019-20 में घोषणा की गई है। उद्देश्य पहला, सभी लोगों को वर्ष 2024 तक सुरक्षित एवं पर्याप्त पेयजल उपलब्ध कराना शहरी व ग्रामीण क्षेत्र में। दूसरा है देश भर में स्थायी जल पूर्ति प्रबंधन हेतु केंद्र व राज्य सरकार के अन्य सभी योजनाओं को भी समाहित करना। तीसरा है गुणवत्ता एवं मानवयुक्त जल प्रदाय करना। चौथा है हर घर तक पाइप द्वारा जलापूर्ति सुनिश्चित करना। सबसे पहला तो है जल शक्ति मंत्रालय के पेयजल एवं स्वच्छता विभाग द्वारा क्रियान्वित महत्वाकांक्षी योजना केंद्रीय बजट 2019-20 में घोषणा की गई है। उद्देश्य सभी लोगों को वर्ष 2024 तक सुरक्षित एवं पर्याप्त पेयजल उपलब्ध कराना शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र में। दूसरा है देश भर में स्थायी जलापूर्ति प्रबंधन हेतु केंद्र व राज्य सरकार के अन्य सभी योजनाओं को समाहित करना। तीसरा है गुणवत्ता एवं मानवयुक्त जल प्रदाय करना। और चौथा है जल हर घर तक पाइप द्वारा जलापूर्ति सुनिश्चित करना। इसके बाद जो आपका महत्वपूर्ण प्रश्न है, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एवं उसके कार्य लिखें। गठन, जो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत अध्यक्ष जो हैं प्रधानमंत्री हैं, जो कि पदेन सभापति हैं। इसके सदस्य अधिकतम प्रधानमंत्री द्वारा मनोनीत। तो इसके कार्य जो हैं गठन संबंधी हमने समझ लिया कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन किया गया है। अध्यक्ष इसके भारत के प्रधानमंत्री होते हैं पदेन, और सदस्य जो अधिकतम है प्रधानमंत्री द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। तो वर्तमान में इसके जो अध्यक्ष होंगे वह माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी होंगे। कार्य है आपदा प्रबंधन हेतु नीतियों का जो निर्माण करना है वह राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का प्रमुख कार्य है। और जो दूसरा कार्य होता है वह जो है राज्य योजना हेतु प्राधिकरणों को दिशा निर्देश करना। तीसरा, आपदा प्रबंधन हेतु बनी नीतियों के प्रवर्तन, क्रियान्वयन एवं संबंध विभागों में समन्वय स्थापित करना। चौथा है राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान का विनियमन करना। और पांचवा है आपदा बचाव व उसके प्रभाव के शमन हेतु उपायों का एकीकरण एवं दिशा निर्देश आदि करना प्रमुख रूप से इसके उपयोग के अंतर्गत आता है। हम आपको बता दें GPS क्या है, मानव जीवन में इसके क्या अनुप्रयोग हैं। तो सबसे पहले GPS का जो फुल फॉर्म होता है वह ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम होता है, अर्थात ये नौवहन उपग्रह प्रणाली है। यह जो है 24 उपग्रहों से बनी प्रणाली का कार्य करता है। इसमें 3 सेगमेंट मानक हैं। पहला तो स्पेस सेगमेंट, दूसरा है कंट्रोल सेगमेंट,
तीसरा है यूजर सेगमेंट, 12,000 मील उपग्रह सूचना आधार तंत्र है। उदाहरण है इसके नाभिक, जीपीएस, ग्लोनास। अनुप्रयोग में के अंतर्गत यदि देखा जाए तो सटीक समय की जानकारी जो है वह जीपीएस के द्वारा हमें प्राप्त होती है। किसी वस्तु की ट्रैकिंग व मूवमेंट ज्ञात करना भी जीपीएस के माध्यम से ही सुलभ हुआ है। विश्व के मानचित्रण में जीपीएस उपयोगी भूमिका का निर्वहन करता है और नेविगेशन प्रणाली में भी इसका उपयोग जीपीएस का किया जाता है। किसी स्थान विशेष की अवस्थिति ज्ञात करनी हो तो जीपीएस का कार्य होता है। ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम नौवहन उपग्रह प्रणाली है। यह 24 उपग्रहों के नेटवर्क से बने प्रणाली पर कार्य करता है। 3 सेगमेंट मानक हैं। पहला तो स्पेस सेगमेंट, दूसरा है कंट्रोल सेगमेंट, तीसरा है यूजर सेगमेंट। 12,000 मील उपग्रह सूचना आधार तंत्र जो है, उदाहरण इसका नाभिक, जीपीएस, ग्लोनास है। अनुप्रयोग किसी भी स्थान विशेष की अवस्थिति ज्ञात करने में, विश्व के मानचित्रण में, नेविगेशन प्रणाली में उपयोग, किसी वस्तु की ट्रैकिंग व मूवमेंट ज्ञात करना और सटीक समय की जानकारी ज्ञात करना। इसके बाद हम आपको बता देते हैं कि जो जलवायु परिवर्तन क्या है, इसके कारण व प्रभाव को दर्शाइए। उसके पहले हम आपको एक 5 मार्क का प्रश्न और बता देते हैं। विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम क्या है? विद्युत चुंबकीय विकिरण का शांत्यात्मक रूप जिसका परिसर उच्च आवृत्ति वाली लघु तरंगी कॉस्मिक से लेकर निम्न आवृत्ति वाली दीर्घ तरंगी रेडियो तरंगों तक होता है। ऊर्जा तरंगों की लंबाई व आवृत्ति में भिन्नता पाई जाती है। इस भिन्नता को विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम की आकार, तरंगदैर्घ्य व आवृत्ति के आधार पर प्रदर्शित करते हैं। जैसे यहाँ पर गामा, एक्स किरणें, परावैंगनी अवरक्त, सूक्ष्म रेडियो आदि का प्रमुख रूप से तरंगदैर्घ्य माइक्रोमीटर के रूप में यहाँ पर दर्शाया गया है। इस प्रकार से आज की इस वीडियो हमने जीपीएस, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन एवं इसके कार्य, जल जीवन मिशन एवं इसके उद्देश्य, मालवा के पठार, सूती वस्त्र उद्योग आदि का प्रमुख रूप से देखा। आगे का जो भी वीडियो रहेगा हम आपके लिए समय रहते उपलब्ध कराएंगे। इसी प्रकार आप हमसे जुड़े रहें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर इंस्टा मौजू की लिंक के माध्यम से आप हमारे मुख्य परीक्षा, प्रारंभिक परीक्षा के स्थलिखित नोट्स की परचेस कर सकते हैं। आपके लिए शुभ अवसर है जो आप सुचारू रूप से तैयारी करके अपनी सफलता को प्राप्त करें। धन्यवाद।